वेलकम यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट सेकेंड की लेक्चर नंबर 2। पहले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज आर्टिफिशियल, व्हाट इज नेचुरल एंड व्हाट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके साथ साथ में ही हमने लिनियस साहब का जो फेमस कह सकते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसे हम लोग सेक्सुअल जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं, वो डिटेल में देखा था। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब अब इन शॉर्ट ये समझ सकते हो कि क्लासिफिकेशन के 3 फेमस तरीके थे। पहला तरीका था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा तरीका था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे किसी एक सिंगल कैरेक्टर के सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी के हिसाब से हमने चीज़ों को क्लासिफाई किया था। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब आया तो हमने देखा कि हम जितने कैरेक्टर को उस समय स्टडी कर सकते थे, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें सेल बायोलॉजी की थी, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे मॉर्फोलॉजी की थी, एनाटॉमी की थी, जितने सारे कैरेक्टर्स हमें दिख रहे थे, उनके हिसाब से लगभग सारे कैरेक्टर जो हम इन्वॉल्व कर सकते थे उन सारे कैरेक्टर को हमने कलेक्टिवली लिया था। और उसकी वजह से जो हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है उसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद तीसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था वो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है कि ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस को दिखाता है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस का मतलब क्या कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिनोट करता है कि पहले कौन से स्पीसीज के कौन से कैरेक्टर्स आए थे, वो किस तरीके से आगे इवॉल्व होते गए, इस बात को डिस्क्राइब करने वाला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसे हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ गई? तो आज के इस वीडियो में जो बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट हैं जिनकी क्लासिफिकेशन को हम देखने वाले हैं वो एक तरीके का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन जो लिनियस साहब का हमने देख लिया था इन शॉर्ट में, हालांकि वो आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया था। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से स्टेमन का नंबर और स्टेमन के प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से हमने कैरेक्टर को कैटेगराइज किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। और इसके आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे एंगलर और प्रैंक्टल ने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था वहां पे उन्होंने फाइलोजेनी के हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया था। तो सबसे पहले आज की वीडियो में बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने बॉटनिकल गार्डन, कौन से बॉटनिकल गार्डन? रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में क्यू साइट मतलब जगह पे सिचुएटेड है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, वहां पे रह के अपनी पढ़ाई की थी, वहां पे रह के अपनी स्टडी की थी। मतलब कि जो जो बेंथम एंड हुकर हैं उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था वो कहाँ पे रह के कहाँ के बॉटनिकल गार्डन के हिसाब से दिया था? जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों है, मतलब जो विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पे स्टडी करके इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। बेंथम एंड हुकर ने जो काम किया था वो 202 फैमिली के ऊपर किया था। इन्होंने जो फैमिली का डिस्क्रिप्शन दिया था वो 202 फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन दिया था। उसमें से 3 फैमिली जो है वो जिम्नोस्पर्मिक फैमिली थी और बाकी की सारी जो फैमिलीज थी वो हमारे पास एंजियोस्पर्मिक फैमिली थी। इन्होंने अपनी जो बुक थी उसे इन्होंने 3 पार्ट में 3 वॉल्यूम में पब्लिश कराया था। इन्होंने अपनी बुक को 3 वॉल्यूम में पब्लिश कराया था और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। ग्रेगोर बेंथम एंड जेडी हुकर were an English botanist and both of them are working at Royal Botanical Garden Kew। दोनों कहाँ काम कर रहे थे? रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में ये लोग काम कर रहे थे जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन माना जाता है। इसमें बेंथम एंड हुकर गेव द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा सिस्टम दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और इनकी बुक का नाम था जेनेरा प्लैंक्टेरम। इनकी बुक का नाम क्या था? जेनेरा प्लैंक्टेरम। आप बुक का नाम याद रखेंगे। 3 वॉल्यूम में इन्होंने अपनी बुक दी थी। आगे क्या दिया है? इन दिस क्लासिफिकेशन
classification, the arrangement and classify all plant known at that time according to natural system is that on the basis of all available natural character or natural affinity। उस टाइम पे जो वेल नोन फैमिलीज थी, या कह सकते हैं उस टाइम पे हमें जितनी फैमिलीज के बारे में पता था उन सारी लगभग फैमिली के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था और इसका एक प्रकार से क्लासिफिकेशन दिया था। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो मेनली एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर था। मतलब कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं वो स्पर्मेटोफाइटास के ऊपर है। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या? ऐसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट का क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट ने दिया था। समझ में आ गया? देखते हैं बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था उसकी एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया है। पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी उसे एक बार हम लोग चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग एक एक का क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन दिस क्लासिफिकेशन उन्होंने जो फैमिलीज़ के बारे में स्टडी की थी वो 202 फैमिली थी और उसके साथ साथ 97,205 स्पीसीज और 7,559 सॉरी, ये 69, 69 और 79 में मैं ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहती हूँ, शायद ये कभी मेरा कंफ्यूजन क्लियर नहीं होने वाला है। तो ये 7,569 जो है कि इनके पास जेनरास थे। ये बहुत स्टूपिड वाला काम मैं करती हूँ, तो कि मुझे आप लोगों में से भी बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा। 49, 59, 69, 79 में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, मुझे अभी भी रहता है। आगे देखते हैं। दे आर प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म्स बिटवीन टू ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म। इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को प्लेस किया था कहाँ पे? एंजियोस्पर्म की दो फैमिलीज के बीच में। एंजियोस्पर्म के दो ग्रुप कौन कौन से थे? एक था डाइकोटिलिडन्स और दूसरा था मोनोकोटिलिडन्स। इनके बीच में हमने जिम्नोस्पर्म्स रखा था। आज तक किसी भी ऑनलाइन टीचर ने इतनी स्टुपिडिटी वाली काम नहीं की, क्योंकि उसने क्लास में गिन के बताया होगा कि ये क्या लिखा है। सो इट्स माई वीक पॉइंट कह सकते हैं। आगे देखते हैं। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज वाइडली एक्सेप्टेड इन ब्रिटेन। ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये मेनली ब्रिटेन में, और जो बेंथम एंड हुकर ने जहाँ पे स्टडी की थी रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में, उन सारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश या काफ़ी ज़्यादा जो है मानी जाने वाली, और अपने इंडिया में भी हमने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही जो हर्बेरियम वगैरह में जो अरेंजमेंट की है वो इन्हीं की क्लासिफिकेशन के हिसाब से किया गया है। तो ये यूरोप वगैरह में काफ़ी अच्छी तरीके से, और कुछ कंट्रीज़ में ये जो है जैसे एशिया वगैरह में काफ़ी अच्छे से माना गया है, लेकिन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, जर्मनी, इन सारे एरियाज़ में इसको जो है इतना जो है कि इनको इतनी इंपॉर्टेंस या कह सकते हैं इसको इतना स्टेब्लिश नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब क्लासिफिकेशन सिस्टम अपना दिया था तब डार्विन का कॉन्सेप्ट आ चुका था, मतलब तब इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ चुका था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन के सिस्टम के हिसाब से दिया था। हो सकता है कि 202 फैमिली पर इन्होंने स्टडी किया होगा, क्लासिफिकेशन किया होगा, तो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हो। अब बीच में डार्विन जी ने अपना जो है कि इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट दे दिया, तो ये बेचारे क्या करें? इतने साल से जो काम करें तो उसको पब्लिश ही ना करें। तो इन्होंने जो काम किया था उसको इन्होंने पब्लिश किया। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत एक्सेप्ट किया और आज भी इसी के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। जैसे यूरोप वगैरह वाले एरिया में और जो है आपका जर्मनी वगैरह वाले एरिया में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसी को मान्यता दी गई। लेकिन इस क्लासिफिकेशन के एक फ़ायदे ये है कि आपको यहाँ पे जो टर्म्स मिलेंगे बहुत ईजी मिलेंगे। एक जनरल पर्सन भी अगर उसको थोड़ी सी भी टेक्सोनॉमी या मॉर्फोलॉजी की इन्फॉर्मेशन है वो इनकी क्लासिफिकेशन को समझ सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने नहीं किया है चीज़ों को, बहुत सिंपल वे में रखा है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि इन्होंने कैसी चीज़ों को क्लासीफाई किया है, तो आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद क्या है? दिस क्लासिफिकेशन इजीली वर्कआउट इन प्रैक्टिस। इस क्लासिफिकेशन के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, और वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी हर्बेरिया हैं जो कि इनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या किए गए हैं? अरेंज किए गए हैं। आगे देखते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये एक क्या है? आउटलाइन है। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इस कंप्लीट प्लांट ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है क्रिप्टोगैमिया, दूसरा है फेनेरोगैमिया। फेनेरोगैमिया को इन्होंने फिर जो है कि तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है तीन ग्रुप में। पहला है इनका पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटलस को इन्होंने फिर फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? डिस्कीफ्लोरी, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। उसके बाद इन्होंने जो गैमोपेटलस उसे फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया है, इन्फरेसी, हेट्रोमरेसी और बाइकार्पेलेट्स। और उसके बाद इन्होंने मोनोक्लेमाइडी को फर्दर डिवाइड किया है, जिसमें आपका क्या है? कर्व एम्ब्रियोनी, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिक्स, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रियल, माइक्रो एम्ब्रियोनी, डेफनेल्स, यूनिसेक्सुअल्स और जो है कि एप्लेनोस्पोरेल्स, एकाइलोस्पोरेल्स और जो है ऑर्डिनी
एनोमोलाई। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ ग्रुप में इसको डिवाइड किया है। तो एक एक करके सबको देखेंगे, सबका मतलब समझेंगे। एक बार इसका जो ओवरव्यू है जो आपके सब क्लास के लेवल तक का है वहां तक हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं या फिर लिख के देखते हैं। पहले हम लोग अपना पेज चेंज करते हैं और जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस, मैंने शायद कोई ब्लैंक स्लाइड छोड़ी नहीं है, तो पहले हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसका एक ओवरव्यू। ठीक है, तो बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें इन्होंने कंप्लीट प्लांट को दो ग्रुप में डिवाइड किया है। इन्होंने कंप्लीट प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट्स में। पहला पार्ट है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या है कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग या फिर जिनके सेक्स ऑर्गन नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, उनको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगैमिया या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और दूसरा इन्होंने क्या रखा है? स्पर्मेटोफाइटास। स्पर्मेटोफाइटा या फिर फेनेरोगैम्स कह सकते हैं, फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स का क्या काम है कि फेनेरोगैम्स में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। फेनेरोगैम्स को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है 3 ग्रुप्स में। फेनेरोगैम्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। सबसे पहला वाला जो ग्रुप है उसे हम लोग कहते हैं डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स। और दूसरा जो ग्रुप है वो इन्होंने कहा था कि ये जो है दूसरा वाला वो है जिम्नोस्पर्म्स। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के बीच में जिम्नोस्पर्म्स रख दिया और लास्ट में इन्होंने रखा था किसको? मोनोकोटिलिडन्स को। लास्ट में इन्होंने रखा था मोनोकोटिलिडन्स को। अब हम लोग डाइकोटिलिडन्स को अगर डिटेल में देखें तो डाइकोटिलिडन्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। डाइकोटिलिडन्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो था हमारा पॉलीपेटलस कंडीशन। एक मिनट, अभी मैं चीज़ों को लिख रही हूँ, अभी एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। पॉलीपेटलस कंडीशन, फिर दूसरा वर्ड था हमारे पास गैमोपेटलस कंडीशन, तीसरा हमारे पास था बाई कार्पेलरी। ठीक है, उसके बाद जो पॉलीपेटलस था इसको हमने फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जो नाम था वो क्या था? वो था हमारे पास डिस्कीफ्लोरी, पहला था हमारे पास थैलमीफ्लोरी। पता नहीं क्यों मुझे थैलमीफ्लोरी के पहले डिस्कीफ्लोरी याद आता है। थैलमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, शायद आपको क्लियर ना दिखे बट डिस्कीफ्लोरी, और लास्ट में क्या था? कैल्सीफ्लोरी। और उसी तरीके से गैमोपेटलस में क्या था? गैमोपेटलस में 3 चीज़ें थी आपके पास था इन्फेरेसी, हेट्रोमेरेसी और मोनोक्लेमाइडी, और यहाँ पे था बाइकार्पेलेट। और यहाँ पे तो 8-9 है, तो यहाँ पे इतने दूर में आएगा नहीं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इतनी बात को पहले समझते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है? एक प्लांट ग्रुप था कंप्लीट, उसे इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और अपना मेन फोकस रखा किसके ऊपर? फेनेरोगैम्स के ऊपर, उन प्लांट के ऊपर जहाँ पे फ्लावरिंग होती है और उन प्लांट के ऊपर जहाँ पे फ्रूटिंग होती है, मतलब जहाँ पे सीड बनते हैं या जिसके सेक्स ऑर्गन आप नेकेड आई से विजिबल हो सकते हैं, उन प्लांट्स के ऊपर इन्होंने इस ग्रुप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला क्या था? डाइकोटिलिडन्स, दूसरा था हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स और तीसरा था हमारे पास मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स का मतलब क्या? वो प्लांट जिनके पास उनके सीड में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट हो, लीफ में रेटिकुलेट वेनेशंस हो, रूट टैप रूट्स हो, कैलिक्स कोरोला में डिफरेंशिएशन हो। ये कुछ फीचर्स हैं किसके? डाइकोट्स के। बीच में रखा इन्होंने जिम्नोस्पर्म जिसके पास ओवरी नहीं हो,
मतलब सीड के बाहर कोई कवरिंग नहीं हो, ऐसे प्लांट्स को हमने जिम्नोस्पर्म में रखा। उसके बाद मोनोकोटिलिडन्स में हमने रखा कि जहाँ पे सिंगल जो है कि कोटिलिडन्स प्रेजेंट हो सीड के पास, उसके साथ साथ जहाँ पे एल्बुनस सीड प्रेजेंट हो, पेरियंथ कंडीशन जहाँ पे देखने को मिलती है, जनरली ट्राई कंडीशन, ट्राइमेरस कंडीशन जहाँ देखने को मिलती है, वो सारे फीचर्स किसके थे? मोनोकॉट्स के। अब हमने डाइकॉट्स को फर्दर डिवाइड किया है पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस और मोनोक्लेमाइडी में। पॉलीपेटलस का मतलब है कि यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं इनका जो कैलिक्स और कोरोला होता है, इनका जो कैलिक्स और कोरोला होता है, कैलिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल, और कोरोला को कहते हैं पेटल। पॉलीपेटलस का मतलब है कि यहाँ पे जो पेटल्स होंगे वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। पॉली का मतलब बहुत सारे, और कोई चीज़ बहुत सारा कैसा होता है? जब सब अलग अलग हो। जैसे हमारे देश में क्या है कि कह सकते हैं कि इलेक्शन होता है तो अलग अलग टीम बनती है, मतलब मल्टीपल टीम्स हमारे यहाँ हैं। तो ये मल्टीपल टीम अगर सब एक में मिल जाएं, सब एक साथ जुड़ जाएं, एक साथ प्यार से रहने लगे, एक साथ डिबेट ना करें, तो इलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे लोग एक ही हैं। तो पॉलीपेटलस का मतलब क्या है कि जब हमारे पास अलग अलग लोग प्रेजेंट होंगे तो पॉली कंडीशन बनेगी। अगर सारे लोग साथ में मिल जाएंगे तो वो तो फ्यूज हो जाएगा। तो पॉलीपेटलस में क्या होता है कि जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते, ऐसी कंडीशन को कहते हैं पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसी कंडीशन को कहते हैं गैमोपेटलस। और उसके बाद मोनोक्लेमाइडी में क्या होता है कि यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला दो लेयर्स ही नहीं होती, यहाँ पे यूनिसेरिएट पेरियंथ मिलता है। एक सिंगल आपको अनडिफरेंशिएटेड बिटवीन कैलिक्स और कोरोला का एक सिंगल रोल मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं मोनोक्लेमाइडी। तो ये बात समझ आई पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस और मोनोक्लेमाइडी की। अब हम लोग देखेंगे पॉलीपेटलस के बारे में, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। व्हाट इज द थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी? थैल्मीफ्लोरी वो कंडीशन है कि जहाँ पे आपके पास जो ओवरी प्रेजेंट है वो एक थैलेमस पे, जिस थैलेमस पे वो प्रेजेंट है वो एक डोम शेप थैलेमस हो, उसका जो शेप हो वो डोम शेप हो। डिस्कीफ्लोरी में क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होती है। और कैल्सीफ्लोरी का क्या मतलब होता है? और कैल्सीफ्लोरी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपके पास सीक्वेंस, मतलब आपके पास जो ओवरी प्रेजेंट होगी उसके इन्फीरियर वगैरह कंडीशन होती है, उसके हिसाब से वो कैल्सीफ्लोरी कहते हैं। इनफरेसी में क्या होता है कि आपके पास जो कैलिक्स और कोरोला का जो सीक्वेंस, जो नंबर होता है वो होमो, मतलब कि समान होता है, और ओवरी क्या होती है? इन्फीरियर होती है, इसलिए इसे इनफरेसी कहते हैं। हेट्रोमेरेसी में जनरली जो कैलिक्स और कोरोला का नंबर होता है वो क्या होता है? फ्यूज होता है, और वहाँ पे 3 आपको जनरली कह सकते हैं कि जो विषम नंबर होते हैं वैसे कंडीशन देखने को मिलती हैं। और बाई कार्पेट में जो नंबर होता है कार्पल्स का वो 2 होता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ड्स हैं, इसके बारे में एक एक करके समझेंगे। ये चार्ट था जहाँ पे प्लांट को 2 ग्रुप में बांटा गया, क्रिप्टोगैमिया और आपके पास फेनेरोगैमिया। फेनेरोगैमिया में हमने देखा डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स में 3, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटलस में फिर कई सारे, थैल्मीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी। गैमोपेटलस में इनफरेसी, हेट्रोमेरेसी, बाइकार्पेट्स। और मोनोक्लेमाइडी में भी जैसे आगे चल के हम देखेंगे 8-9 होते हैं, माइक्रो एम्ब्रियोनी, और फिर हो जाएगा मल्टी ओविलेट एक्वाटिक्स, मल्टी ओविलेट टेरेस्ट्रियल, डेफनेल्स, यूनिसेक्सुअल्स। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, हम हर का मतलब समझेंगे। और उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म में 3 ग्रुप हमने बांटे थे, जेनिटल, साइकेडल्स वगैरह वाले। और हमने मोनोक्लेमाइडस में, मोनोकोटिलिडन्स को भी फिर फर्दर डिवाइड किया, जैसे एपोकार्पियस, इस तरीके से। तो एक एक करके सबको देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं तो हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? स्पर्मेटोफाइटा या फिर जैसे फेनेरोगैम्स कहते हैं, उसमें डिवाइड किया था वो प्लांट को जिनके पास सेक्स ऑर्गन क्लियरली विजिबल होते हैं। तो पहले इसी वर्ड के बारे में समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। दिया क्या है कि इन्होंने जो स्पीसीज, जो अपना क्लासिफिकेशन था उसमें स्पर्मेटोफाइटास को या फेनेरोगैम्स को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। पहला था इनके पास डाइकोटिलिडन्स, दूसरा था इनके पास जिम्नोस्पर्म्स और तीसरा था इनके पास मोनोकोटिलिडन्स। 3 ग्रुप्स थे, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स जिनके पास 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म जिनके पास ओवरी नहीं प्रेजेंट होती है और नेकेड सीड्स होते हैं, और मोनोकोटिलिडन्स जिनके पास सिंगल जो है कि सीड प्रेजेंट होता है या सिंगल कोटिलिडन्स प्रेजेंट होता है, उन्हें मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं। तो ये 3 ग्रुप इन्होंने बनाया था। आगे देखते हैं कि आगे क्या कैरेक्टर थे इनके।
आगे का लक्षण था डाइकोटिलेडन्स से कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो डाइकोटिलेडन्स वो प्लांट कहलाते हैं जिनके पास 2 कोटिलेडन्स हो, उनके सीड में क्या हो, 2 कोटिलेडन्स हो। उसके बाद क्या है कि इनके पास जो लीफ होती है इनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इनके पास जो वेनेशंस होती हैं वो रेटिकुलेट वेनेशंस होती हैं। टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा और इनके पास जो फ्लावर्स होते हैं वो टेट्रामेरस मतलब कैरिक्स का नंबर 4, कोरोला का नंबर 4 या फिर पेंटामेरस 5-5 के नंबर में देखने को मिलते हैं। और इन्होंने इसको कुछ फर्दर सब क्लास में डिवाइड किया। उन क्लास का नाम क्या था, पॉलीपेटलस जहाँ पे पेटल्स फ्री रहते हैं, गैमोपेटलस जहाँ पे पेटल्स फ्यूज रहते हैं, और मोनोक्लेमाइडी मतलब कि जहाँ पे पेरियंथ कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम लोग डाइकोटिलेडन्स में एक एक को देखते हैं कि पॉलीपेटलस क्या है, गैमोपेटलस क्या है, मोनोक्लेमाइडी क्या है। उसकी कलर्स को मैंने चेंज किया था, आई थिंक ये सेव नहीं हुआ है। पॉलीपेटलस कंडीशन क्या है कि पेटल्स आर फ्री, जब फ्री रहेंगे तभी तो अलग अलग बनेंगे। जब आपको कोई बांध के रखे, जैसे कि मान लो आज के समय में क्या होता है कि पहले लोग जब कह सकते हैं जॉइंट फैमिली में रहते थे तो घर का एक पर्सन रहता था जिसके अंडर में सारे लोग रहते थे। किसी को भी कहीं जाना है, कुछ भी करना है तो एक ही लोग के पास पावर थी जो करते थे। लेकिन अब क्या है कि हर इंसान अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद ले रहा है, तो इसलिए कॉम्पैक्ट फैमिली नहीं बनी, एक ही फैमिली के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। तो वो एक ही फैमिली का पार्ट है लेकिन लोग अलग अलग रहते हैं, इसे पॉली कंडीशन कहते हैं। तो उसी तरीके से जब पेटल्स अलग अलग होते थे इसे पॉलीपेटलस कंडीशन कहते हैं। और इसमें क्या है, कैलिक्स और कोरोला के 2 रूल्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे दिया है गैमोपेटलस। गैमोपेटलस में क्या होते हैं, फ्लावर्स फ्यूज होते हैं, इनके कैलिक्स और कोरोला जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। मोनोक्लेमाइडस में क्या होता है, पेरियंथ यूनिसेरिएट कंडीशन होती है, चाहे तो कैलिक्स होता है चाहे तो कोरोला होता है, दोनों ग्रुप्स नहीं होते। ये बात इन्होंने बताई थी डाइकोटिलेडन्स के इन तीनों ग्रुप के बारे में। आगे देखते हैं डाइकोटिलेडन्स का जो पहला ग्रुप है जिसे हम लोग पॉलीपेटलस कहते हैं, इसके पास फ्री पेटल्स होते हैं और ये डाइक्लेमाइडस फ्लावर्स होता है। डाइक्लेमाइडस फ्लावर का मतलब है कि ऐसे फ्लावर्स, डाइक्लेमाइडस फ्लावर्स का मतलब है ऐसे फ्लावर्स जिनके पास कैलिक्स का भी रोल हो और कोरोला का भी एक चक्र हो। कैलिक्स और कोरोला दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं डाइक्लेमाइडस फ्लावर्स। उसके बाद क्या है, पॉलीपेटलस इन फर्दर डिवाइड इनटू 3 सब कैटेगरीज, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। हमने पॉलीपेटलस को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी। इसको समझते हैं। पॉलीपेटलस को हमने फिर 3 जो है कि सीरीज में डिवाइड किया, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। मतलब समझते हैं कि इसका क्या है, थैल्मीफ्लोरी में क्या है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स प्रेजेंट है वो कहाँ पे, उसका जो बेस है, जो थैलेमस है वो कैसा होता है, डोम शेप या कोनिकल शेप। यहाँ पे जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है और इस जो आपकी सीरीज है इसके पास 6 ऑर्डर्स हैं और 34 फैमिली है। ये जो आपके पास सीरीज है इसके पास 6 ऑर्डर्स और 34 फैमिली होती है। डिस्कीफ्लोरी नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिस्क शेप कुछ होगा। यहाँ पे जो थैलेमस होता है वो कैसा होता है, प्रोमिनेंट डिस्क शेप जो है कि थैलेमस होता है। ओवरी यहाँ पे भी सुपीरियर होती है और यहाँ पे आपके पास 4 ऑर्डर्स और 23 फैमिलीज देखने को मिलती है। फैमिली को अगर आप काउंट करेंगे तो लास्ट में आपको 202 फैमिलीज देखने को मिलेंगी। कैल्सीफ्लोरी क्या है, यहाँ पे आपको कप शेप्ड आपका जो वो है क्या कह सकते हैं, आपकी जो थैलेमस है वो कप शेप होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी में कप शेप होती है। यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों कंडीशन या फिर आपको पेरिगाइनस जिसे हम लोग हाफ इन्फीरियर कहते हैं वो कंडीशन भी देखने को मिलती है। यहाँ पे 5 ऑर्डर हैं और 27 फैमिली। देखिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको टेक्सोनॉमी किसने क्या दिया है इसमें आपको थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। मतलब आपको याद करना पड़ेगा कि उन्होंने क्रिप्टोगैमिया और स्पर्मेटो या फेनरोगैमिया में डिवाइड किया था। फेनरोगैमिया को उन्होंने फिर 3 पार्ट्स में डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलेडन्स में डिवाइड किया था। फिर डाइकोटिलेडन्स को उन्होंने पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस और जो है कि मोनोक्लेमाइडी में डिवाइड किया था। फिर उन्होंने जो है कि पॉलीपेटलस को फिर उन्होंने जो है कि डिस्कीफ्लोरी, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी में डिवाइड किया था। गैमोपेटलस को उन्होंने इन्फरेसी, हेट्रोमरेसी और बाइकार्पेलेट में डिवाइड किया था। तो किसको किस में डिवाइड किया था ये आपको याद करना पड़ेगा। देखते हैं उसके बाद जो दूसरी सब क्लास है जिसे हम लोग कहते हैं गैमोपेटलस। तो गैमोपेटलस में क्या होता है कि पेटल्स जो है वो यूनाइटेड होते हैं, यूनाइटेड पेटल्स होते हैं। ये जो है पार्शियली या फिर कंप्लीटली फ्यूज होते हैं एक दूसरे से और ये इनमें जो कंडीशन होती है वो डाइक्लेमाइडस कंडीशन होती है। मतलब यहाँ पे भी कैलिक्स और कोरोला दोनों कंडीशंस देखने को मिलती है और इसमें भी साइंटिस्ट ने जो है कि इसे इन्फरेसी, हेट्रोमरेसी और बाइकार्पेलेट इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, इन 3 सीरीज में डिवाइड किया था। तो एक एक करके मतलब देखते हैं इन्फरेसी क्या है, हेट्रोमरेसी क्या है, बाइकार्पेलेट क्या है।
गैमोपेटलस में जो पहला था उसमें हमने कहा इन्फरेसी, दूसरा हमने कहा हेट्रोमेरेसी और तीसरा कहा बाइकार्पेट। पहले गैमोपेटलस का मतलब समझते हैं कि यहाँ पे जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं और जो है कि गैमोपेटलस कंडीशन में पेटल्स जो है फ्री होते हैं। इसमें क्या है, इन्फरेसी में क्या है कि ये कंडीशन एपिगाइनस होती है। एपिगाइनस का मतलब कि जो ओवरी होती है इन्फीरियर होती है और इसीलिए इसका नाम इन्फरेसी दिया गया है। और ये क्या है कि 3 ऑर्डर और 9 फैमिलीज के अंदर होती है। हेट्रोमेरेसी में हमने क्या देखा कि कंडीशन क्या थी, हाइपोगाइनस थी, ओवरी जो है सुपीरियर थी और यहाँ पे मोर देन 2 कार्पल्स, जनरली 3 वगैरह कार्पल्स रहते हैं, इसलिए हम इसे हेट्रोमेरेसी कहते हैं। बाइकार्पेट्स में क्या होता है कि कंडीशन हाइपोगाइनस या फिर सुपीरियर ओवरी जिसे कहते हैं और यहाँ पे कार्पल सिर्फ और सिर्फ 2 प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे बाइकार्पेट कहते हैं। इसमें 4 ऑर्डर्स और 24 फैमिलीज इंक्लूडेड हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, ये है आपके पास मोनोक्लेमाइडी वाली फैमिली। मोनोक्लेमाइडी वाली फैमिली में आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी लंबा है। कर्व एम्ब्रियोनिक, मल्टी ओव्यूलेट एक्वाटिक्स, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रियल, माइक्रो एम्ब्रियोनिक, डेफनेल्स, एक्लोमाइडोस्पोर्स, यूनिसेक्सुअल्स और ऑर्डिनरी एनिमल्स, एनिमेलियास। तो आपको ये याद होना चाहिए अगर आपके यहाँ जो है रिटन एग्जाम होता है तो। अगर आपके यहाँ अगर आपके यहाँ रिटन एग्जाम होता है तो आपको सीक्वेंस सहित याद करना पड़ेगा। अगर रिटन नहीं होता तो आप आगे पीछे भी याद कर सकते हैं, लेकिन किसका मतलब क्या होगा वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये आपको नाम याद रखना है मोनोक्लेमाइडी के अंदर, जहाँ पे आपको एक ही रूल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स होते हैं नेक्ड होते हैं। इन्हें 3 क्लास में बांटा गया है, जिनेटेसी, कॉनिफरस और साइकेडेसी। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपने सेकेंड सेमेस्टर में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई है। जो है कि मोनोकॉटिलिडन्स का मतलब क्या है कि मोनोकॉटिलिडन्स में जो आपके पास मोनोकॉटिलिडन्स के बारे में क्या दिया है कि यहाँ पे एक ही कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होता है उनके सीड में। लीफ में जो पैरेलल वेनेशंस होती है, इनके रूट्स क्या होते हैं, फाइब्रस रूट्स होते हैं। ट्राइमेरस कंडीशन देखने को मिलती है और मोनोकॉटिलिडन्स के पास 7 सीरीज और 34 फैमिली होती हैं। 7 सीरीज और 34 फैमिली होती हैं। आगे देखते हैं कि मोनोकॉटिलिडन्स में जो ग्रुप्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। मोनोकॉटिलिडन्स में जो ग्रुप्स दिए गए हैं वो है आपका सबसे पहले आपके पास माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी का मतलब है कि जहाँ पे स्पर्म का मतलब होता है सीड, जहाँ पे सीड बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उसे हम लोग माइक्रोस्पर्मी कहते हैं। एपिगाइनी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो गाइनोशियम है उसकी कंडीशन क्या होगी, इन्फीरियर होगी, सारी चीज़ें गाइनोशियम के ऊपर प्रेजेंट होगी। उसके बाद क्या है, कॉर्नी है क्या है कि यहाँ पे पेटलॉइड्स होंगे और यहाँ पे क्या होगा, एल्ब्यूमिनस सीड्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। लिलियासी फैमिलीज का एग्जांपल है। एपोकार्पी का मतलब होता है कि यहाँ पे कार्पल्स फ्री होंगे, जो कार्पल्स होंगे वो एक दूसरे से फ्री होंगे, कंडीशन कहलाती है एपोकार्पल्स। साइलिनी जिसे कैल्सिनी कहते हैं, कैल्सिनी जो है इसमें पेरियन सेप्लॉइड्स होते हैं, ओवरी सुपीरियर होते हैं, उसमें 3 ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, न्यूडिफ्लोरी और ग्लूमिएसी। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा पेरियंथ जो है मोस्टली प्रेजेंट होता है, स्मॉल साइज का होता है। पहले में आपको देखने को मिलेगा कि पेरियंथ मोस्टली लैक होता है और ओवरी जो है सुपीरियर होती है, और दूसरे में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्केल लाइक, जो आपने पोएसी फैमिली देखी ना वो इसी का पार्ट है, ग्लूमिएसी का। ग्लूमिएसी में जो स्पाइकलेट्स टाइप का जो है इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जो आपको गेहूं चावल में देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप नहीं पढ़ते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको नाम पता है तो आप एग्जाम में एक फ्लो चार्ट बना के किसने किसमें बांटा है और जो मेन है जैसे मोनोकॉटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म और जो है कि डाइकॉटिलिडन्स, उनके फीचर्स, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स और एक ओवरव्यू दे देते हो तो आपका कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं भी याद हो पा रही तो कोई बात नहीं, अगर नाम याद हो जा रहा है तो ये मोर देन इनफ है। नेक्स्ट क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत इजी टू यूज़ था, इजीली आप इनको समझ सकते थे, यूज़ कर सकते थे। डाइकॉटिलिडन्स, मोनोकॉटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, ये बहुत कठिन वर्ड नहीं है, तो आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हो और इसका यूज़ आप हर्बेरिया वगैरह को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कर सकते हो। दूसरी बात, इन्होंने 202 फैमिली के ऊपर अपना काम किया था, मतलब एक लंबा जो इनका नंबर था उस पर इन्होंने काम किया था। उसके बाद क्या है कि ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे था, मतलब कि कोई ऐसी स्टडी नहीं थी ज़्यादातर जो कि हम खुद से ना करें। जैसे फाइलोजेनी में क्या है कि जीन का सीक्वेंस पता करना है, तो हर इंसान के पास थोड़ी इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं कि वो जीन का सीक्वेंस पता करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। जनरल कैरेक्टर देख के, मतलब पॉलीपेटलस है कि गैमोपेटलस है, डाइकॉटिलिडन्स है, मोनोकॉटिलिडन्स है, आप भी किसी पेड़ को देख के उसको बता सकते हो कि कौन सी फैमिली का है। डाइकॉटिलिडन्स है कि उसमें मोनोकॉटिलिडन्स है, पॉलीपेटलस है, गैमोपेटलस है, क्या वो डिस्क्रीफ्लोरी है, थैल्मियोफ्लोरी, तो ये फीचर्स तो आप भी बाहर से देख सकते हो। तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन जो है मोस्टली जो है हर्बेरियम वगैरह में यूज़ किया जाता है। इनके एक मेन ड्रॉबैक इनका यही था ना कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया था। भले ही इन्होंने इवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, लेकिन इनका जो पहला ग्रुप था जिसमें इन्होंने रखा था थैल्मियोफ्लोरी को,
उसमें इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले रैनन कुलेसी से स्टार्ट किया था, लास्ट किया था पोएसी से। तो ये सही बात है कि जो मोनोकोटिलिडन्स है वो डाइकोटिलिडन्स से एडवांस कहे जाते हैं। डाइकोटिलिडन्स प्रिमिटिव है एज कम्पेयर टू मोनोकोटिलिडन्स, और रैनन कुलेसी, निम्फिएसी, ये सारी जो फैमिली है ये प्रिमिटिव फैमिली कहलाती है किसकी, डाइकॉट्स की। तो इन्होंने जो अरेंजमेंट दिया था वो कहीं ना कहीं एक एवोल्यूशन का पैटर्न भी फॉलो करता था, भले ही इन्होंने एवोल्यूशन में बहुत काम नहीं किया था। तो इनके कुछ बहुत अच्छे मतलब कि बहुत अच्छे इम्पैक्ट भी पड़े हैं और कुछ साइड इम्पैक्ट भी है, या कह सकते हैं कुछ जो है कि रॉन्ग इम्पैक्ट भी देखने को मिले हैं। क्या है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज मोस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है, ज़्यादातर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे है। इसका डिस्क्रिप्शन और जो है कि ये बहुत सही तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, बहुत सही तरीके से उन्होंने क्लासीफाई किया है। इट इज़ ईजी टू फॉलो, यूज एज अ की फॉर आइडेंटिफिकेशन वगैरह जब हम करते हैं, कीज़ वगैरह बनाते हैं, तो जनरली इन्हीं की क्लासिफिकेशन को यूज़ किया जाता है। और इन्होंने जो सारी काम किए थे, जैसे कि इन्होंने रैनल्स को जो है वो सबसे पहले रखा था, और जो है रैनल्स जो है जिसमें रैनन कुलेसी फैमिली वो बहुत प्रिमिटिव फैमिली है, और इन्होंने जो है मोनोकोटिलिडन्स में जो आपके पास आती है पोएसी फैमिली उसको लास्ट में रखा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड को भी फॉलो करते थे। आगे देखते हैं, आगे इनके डीमेरिट्स के बारे में है। तो सबसे बड़ा इनका डीमेरिट्स यही है कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के बीच में रख दिया, जबकि जिम्नोस्पर्म्स का जगह कहाँ है कि ये एंजियोस्पर्म से प्रिमिटिव ग्रुप है, डाइकोटिलिडन्स से ये एडवांस नहीं है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो है कि कैरेक्टर्स को निगलेक्ट किया था। इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम था, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेटल्स के, कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ के कंडीशन के हिसाब से बहुत सारे कैरेक्टर्स दे दिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे सिमिलर प्लांट्स भी बहुत दूर दूर सिचुएटेड हो गए। जैसे इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी नहीं किए, तो उसको निगलेक्ट कर दिए थे। इसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे प्लांट ग्रुप जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स के थे, लेकिन जिस कैरेक्टर को इन्होंने ध्यान किया उसमें वो सिमिलर नहीं थे, तो इसलिए वो अलग अलग ग्रुप में जो है क्लासीफाई हो गए। इसलिए सिमिलर ग्रुप वाले जो सिमिलर ग्रुप्स थे वो भी काफ़ी दूर दूर तक प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इनके ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि एडवांस फैमिली जो ऑर्चिडिएसी है, जो ऑर्चिडिएसी वो एक फैमिली एडवांस है जो कि सबसे पहले इन्होंने रखा था। तो जो आपने देखा ना कि जिसमें सीड का साइज छोटा है, माइक्रोस्पर्मी वाला जो था, वहाँ पे इन्होंने ऑर्चिडेसी को रख दिया था, जबकि ऑर्चिडेसी काफ़ी एडवांस फैमिली मानी जाती है। उसके बाद इन्होंने इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा था कि डिफरेंट ग्रुप को इन्होंने रिलेटेड फैमिली क्या किया था, इन्होंने डिफरेंट रिलेटेड ग्रुप को काफ़ी दूर दूर रख दिया था। तो ये सारी चीज़ें इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि बेंथम एंड हुकर के जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था उसकी कमियां थी। लेकिन बहरहाल मतलब कह सकते हैं कि एट द लास्ट हम कह सकते हैं कि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम था, और उस हिसाब से आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो काफ़ी बड़े लेवल पे दिया था, बॉटनिकल गार्डन पे स्टडी करके दिया था। और आपको एक फ़ायदा और समझ में आ रहा है बॉटनिकल गार्डन्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इन्होंने वो जो स्टडी की थी वो बॉटनिकल गार्डन में की थी। अगर रॉयल बॉटनिकल गार्डन नहीं होता तो शायद इनको एक जगह पर इतनी सारी फैमिलीज नहीं मिल पाती, और इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से बॉटनिकल गार्डन स्टडी में भी हेल्प करता है। सो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जहाँ पे हमने बॉटनिकल गार्डन के बारे में भी हमने देखा था, तो उनके भी इंपैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, आउटलाइन पढ़ी, उसके साथ साथ हमने उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी समझा बहुत ज़्यादा डिटेल में। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, तो वो सारी चीज़ें आप अगर नहीं भी याद करते हो, सिर्फ आपको फ्लो चार्ट में नाम क्या क्या था वो भी अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत है। और आपको मेरिट्स डिमेरिट्स अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको पहले लिखना है कि ये कौन थे, कहाँ पर स्टडी किया था, क्या क्या फीचर्स थे इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम की, और कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, बुक का क्या नाम था। उसके बाद आप एक आउटलाइन दोगे और शॉर्ट में आप मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में लिखोगे। इतना अगर आप लिख देते हो तो नंबर पक्का है। और अगर मान लो कि आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कि जनरा प्लेंटेरियम किसने दिया था, इनकी बुक्स कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, इन्होंने किस बॉटनिकल गार्डन में स्टडी किया था, इन्होंने प्लांट को किस 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्या इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स मतलब कि मान लो कि जिम्नोस्पर्म को इन्होंने कहाँ प्लेस किया था। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपको पढ़ना है, आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, तो आप उस हिसाब से उसको याद करिए। अगर आपके यहाँ सब्जेक्टिव है तो आपको सीक्वेंस से चीज़ों को याद करना पड़ेगा, किसके बाद क्या है, किसके बाद क्या है। ठीक है, इसके साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।